हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। फ्रेंड्स, जनरल साइंस की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कोशिका के अध्ययन पर। और कोशिका के अध्ययन के अंतर्गत हमने कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, जैसे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका का केंद्रक और केंद्रक में पाए जाने वाले उसके अंदर, जैसे कि केंद्रिका, क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव्य आदि के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम आगे के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कोशिका का एक बड़ा भाग होता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य की बात की जाए तो कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एक पार्ट होता है। चलिए हम डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लिया ये कोई एक सिंपल सेल का डायग्राम बना लेते हैं। ये अंडाकार ले लिया है हमने अभी, और इसके अंदर लगभग मिडिल में एक पार्ट होता है, वो भी आपका अंडाकार या गोल हो सकता है, मोस्टली आपका गोल होता है। चलिए हमने गोल ले लिया ये, ओके। और इस पार्ट के अंदर भी एक पार्ट होता है, ये भी लगभग गोल होता है। अच्छा, अगर हम जंतु कोशिका की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जंतु कोशिका में ये पार्ट, सबसे बाहरी जो पार्ट है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, या बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। और इसके अंदर वाले पार्ट को हम केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस कोशिका झिल्ली के अंदर एक पार्ट, ये बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक तरल पदार्थ फिल होता है फ्रेंड्स। ये हमने मान लिया एक लिक्विड फिल है, और केंद्रक के अंदर भी एक तरल पदार्थ फिल होता है। मान लिया कि इसके अंदर भी ये लिक्विड फिल है। अच्छा, अभी हमारा डिस्कस चल रहा है कोशिका द्रव्य पर। तो ये फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य, ये जो बड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है कोशिका के अंदर, इसी को हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स, या हम बोल सकते हैं कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके राइबोसोम हैं, ये केंद्रक भी इसी के अंदर आ जाता है, लवक हैं, ये इस तरीके की, जिन पे हम आगे की क्लास में और कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कोशिकांग होते हैं, इसके अंदर कोशिकांग होते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों पार्ट्स को, केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर ये पार्ट है फ्रेंड्स, इसे ये पार्ट फिल है, इसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, और इस पार्ट को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इन दोनों को अगर हम मिला दें, अगर इन दोनों पार्ट्स को हम मिला दें, तो वो आपका मिलकर बन जाता है फ्रेंड्स जीव द्रव्य। क्या बन जाता है? जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो चलिए इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कोशिका द्रव्य कोशिका का एक बड़ा भाग है, ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये मोस्टली बहुत ज्यादा बड़े भाग में तरल पदार्थ फिल है, बड़ा भाग है। कोशिका झिल्ली से घिरा एक तरल पदार्थ होता है, और ये कोशिका झिल्ली के तुरंत अंदर होता है। अगर पादप कोशिका की बात की जाए, तो पादप कोशिका में हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर एक और परत होती है, मोस्टली ये पादप के ही अंदर होती है, जो कि बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है, और आपकी सेलुलोज की बनी रहती है। अच्छा, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी कोशिका द्रव्य पर। इसमें बहुत से कोशिका के घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य, अभी हमने बात की फ्रेंड्स, ये आपका कोशिका द्रव्य हो गया। और केंद्रक के अंदर का जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर
आपका क्या बनता है फ्रेंड्स, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो अभी हम आगे इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है आपकी जीव द्रव्य। जो अभी हमने बात की जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की, जो कि आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के पदार्थों को मिलाकर माना जाता है। जीव द्रव्य में उपस्थित निर्जीव पदार्थों को सम्मिलित रूप से ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो जीव द्रव्य के अंदर कुछ ऐसे घटक होते हैं जो निर्जीव होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं ड्यूटोप्लाज्म। ये आप इसको नोट कर सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज में देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। जीव द्रव्य को सर्वप्रथम, यहाँ ये कार्टी है, कर्टी नहीं है, कर्टी ने देखा था, परंतु इसकी खोज का श्रेय डुजार्डिन को जाता है। मतलब सबसे पहले देखा किसने था, देखा तो कार्टी ने था, लेकिन जो ज्यादा मेन रिसर्च जो की थी उस पे देखने के बाद इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, और उसके बाद जो हाईलाइटेड रिसर्च की बहुत ज्यादा जो संज्ञान में रही, वो रिसर्च की आपकी डुजार्डिन ने। इसकी वजह से, इसके श्रेय की वजह से इनको इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। तथा पुरकिंजे ने इसे जीव द्रव्य का नाम दिया। फ्रेंड्स, उन्होंने भी खोज करके उसको छोड़ दिया, रिसर्च करके छोड़ दिया कि ये कुछ चीज होती है, लेकिन इसका नामकरण किसने किया फ्रेंड्स, ये नामकरण किया आपका पुरकिंजे ने। तो ये पुरकिंजे और डुजार्डिन का नाम आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके याद रखना है कि डुजार्डिन को क्यों मतलब याद किया जाता है जीव द्रव्य के लिए, और इनको क्यों। डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी और पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ह्यूगो वॉन मॉल ने इसका अध्ययन व वर्णन किया। बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया है। एक और पॉइंट है कि इसका नामकरण हो गया, अब इस पे अध्ययन चला, स्टडी हुई, तो वो स्टडी किसने की फ्रेंड्स, वो स्टडी आपकी की ह्यूगो वॉन मॉल ने। यहां से ये आपके सभी पॉइंट आपको 2-3 लाइंस में काफी पॉइंट आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, सभी नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला माना। ये भी आपको कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला होगा, जिन्होंने भी दी है और आगे जो भी देने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाता है। जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला माना जाता है। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जीव द्रव्य के, लगभग मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिकांग। अभी हमने बात की फ्रेंड्स कि कोशिका द्रव्य के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ क्या बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे घटक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक द्विकलीय और एक एककलीय। द्विकलीय और एककलीय का मतलब ये है कि इनकी जो आकृति होती है, कुछ की ऐसी आकृति होती है जो 2 परतों से बनी होती है, 2 मेम्ब्रेन से बनी होती है। इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक अंदर और एक बाहर, जो कि अलग अलग तरीके की या सेम तरीके की हो सकती हैं। और एक कलीय का मतलब है जो केवल एक ही परत की बनी होती है। ठीक है, आकृति जरूरी नहीं है कि गोल हो, आकृति इनकी कैसी भी हो सकती है इन सेल ऑर्गन्स की। तो फ्रेंड्स, हमने केंद्रक के बारे में पिछली क्लास में बात कर ली है, पिछली क्लास में स्टडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो द्विकलीय में आता है कोशिकांग, वो क्या क्या आता है, केंद्रक आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लवक जो कि मौसमी पादपों में पाए जाते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जिका है। ये सभी जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपकी द्विकलीय यानी 2 परतों से बनी झिल्लियों के बने होते हैं। अच्छा, कुछ कोशिकांग जो केवल सिंगल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, ये कौन से हैं, लयनकाय, राइबोसोम, तारककाय और रिक्तिका। ये रिक्तिका आपके पादपों में ही पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली पादपों में ही पाई जाती है। इसका डिस्कस हम इधर का जो ऑर्गेनल्स हैं, इनका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम जान लेते हैं जो 2 मेम्ब्रेन से बनी हुई, झिल्लियों से बनी हुई जो कोशिकांग होते हैं उन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया पर।
यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कणिकामय धागेनुमा, ये धागेनुमा है, धागेनुमा संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या हम इसका सिंपल नेम बात करें सूत्र कणिका, दोनों ही नाम हमें याद रखने हैं, दोनों नाम से ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। तो सूत्र कणिका क्या है फ्रेंड्स? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई। अभी हमने बात कर ली है, हम सभी यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो दोहरी झिल्ली वालों की करेंगे। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कणिका में धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है। 1880 में पॉलीकर ने, ये नाम आपको याद रखना है, पॉलीकर ने सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में इसे खोजा। 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में पॉलीकर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा। ठीक है। बाद में क्या हुआ? फ्लेमिंग ने हाइला, वो ऑल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा। नामकरण हो गया, पहले रिसर्च हो गई, उसके बाद इसका नामकरण हो गया। नामकरण क्या हो गया फ्रेंड्स? कि फ्लेमिंग ने कहा कि फाइला नाम रखेंगे, ऑल्टमैन ने इसको क्या कहा? बायोब्लास्ट कहा। जैसे कि घरों में हो जाता है, कोई किसी का नाम चुन्नू रख देता है, कोई किसी का नाम कुछ रख देता है, इस तरीके से मम्मी पापा बोलते हैं कि हम स्कूल का नेम अलग रखेंगे। तो इसी तरीके से इनका नामकरण हो गया। फ्लेमिंग ने कहा फाइला, ऑल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, तथा वेंडा ने, ये भी बहुत फेमस नेम है, वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछने को मिल जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से रिलेटेड बात आ जाए तो आप अगर ऑप्शन में है तो आप वेंडा को टिक कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? वेंडा ने दिया। और बायोब्लास्ट किसने दिया फ्रेंड्स? तो ऑल्टमैन ने दिया। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एफ मवेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया? 1904 या 1904 में सर्वप्रथम पादपों में इसे खोजा। अब पादप कौन सा था? ये पादप का नाम है फ्रेंड्स निम्फिया। ये पादप का नाम है निम्फिया। निम्फिया नामक प्लांट में इसकी रिसर्च की। पहले उन्होंने क्या किया? कीटों की पेशियों में खोजा। किसने? पॉलीकर ने। अब इन्होंने क्या किया? एफ मवेस ने इसको सर्वप्रथम पादपों में खोज लिया। ठीक है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ऊपरी परत। जो ऊपरी परत होती है फ्रेंड्स सपाट होती है, एकदम प्लेन होती है, और अंदर वाली झिल्ली या अंदर वाली परत जो कि किसकी बनी होती है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों, मैट्रिक्स की और उंगली समान होती है, मतलब इस तरीके से ऐसे करके ये कुछ होती है अंदर की तरफ, और ऊपर वाली जो होती है वो प्लेन होती है। इस तरीके से शेप इसकी होती है। ठीक है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। इस पे बहुत फोकस करना है। किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स? एटीपी का निर्माण होता है। एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक विशिष्ट यौगिक है या होता है। एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि आपकी एटीपी की फुल फॉर्म है। एटीपी जो कि बहुत ही विशिष्ट प्रकार का कंपाउंड है, विशिष्ट प्रकार का यौगिक है। इसका कार्य क्या है फ्रेंड? जो कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। जो हमारी कोशिका को एनर्जी मिलती है या एनर्जी की जरूरत होती है वो आपको एटीपी के द्वारा ही मिलती है। अब एटीपी ये कहां पर है? तो आपका ऑप्शन राइट होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन मिल जाता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, तो एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपके जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे फ्रेंड्स सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी यहाँ पे कोई लाइन ऐसी नहीं है कि एक्स्ट्रा फैक्ट हो। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात कर रहे हैं। इसके अंदर डीएनए, राइबोसोम तथा आरएनए स्थित होते हैं। राइबोसोम जो कि प्रोटीन युक्त कण होते हैं, और डीएनए, आरएनए, डीएनए आपके
आनुवांशिक गुण होते हैं, आनुवांशिक गुण रखने वाले अणु होते हैं, इसी तरीके से आरएनए होते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी डीएनए की फुल फॉर्म होती है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स आरएनए की फुल फॉर्म की, तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है, ये आपकी फुल फॉर्म किसकी है? डीएनए की। आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें हम, तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी आरएनए की फुल फॉर्म होती है। चलिए, ये सभी आरएनए, डीएनए और राइबोसोम, ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बात करते हैं हम आगे, इसमें एंजाइम द्वारा कोशिका श्वसन होता है। जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा कोशिका श्वसन होता है। इसे कोशिका का बिजली घर, पावर ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका का बिजली घर तथा कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, ये आपको इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से याद रखने हैं। ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा का संयंत्र, सॉरी, कोशिका का ऊर्जा का संयंत्र कहते हैं। ये दोनों ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हु इसी तरीके से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, या फिर ऐसे भी आ जाता है कि कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कौन सा पार्ट होता है। तो आपका क्या है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ताप के प्रति संवेदी होते हैं। ताप के प्रति संवेदी से मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे ये थोड़ा सा भी इनको हीट एनर्जी मिल जाती है और ये मेल्ट होने लगते हैं, मतलब संवेदी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ताप के प्रति संवेदी होते हैं। यह है 48.5 डिग्री सेल्सियस पर अचानक से पिघल जाते हैं। बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि 48.5 डिग्री सेल्सियस पर ये अचानक से सडनली मेल्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, यहां से आप सभी फैक्ट हैं, इनको अच्छे से अपनी नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। चलिए नेक्स्ट, लवक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स लवक। ये भी एक तरीके का कोशिकांग है, अर्थात कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, घटक है, पदार्थ नहीं कहेंगे, घटक है लवक, प्लास्टिड्स। लवकों की खोज हेकल, लवकों की खोज हेकल ने की थी। किसने की थी? हेकल। ये आप यहां से इसको थोड़ा उसमें कवर्ड हो गया था इसलिए हेकल, ये आप नोट कर लेना। हेकल ने खोज की थी कवक जीवाणु नील हरित शैवाल के अलावा मतलब इनको छोड़कर पादपों में लवक मिलते हैं। लवक मीन्स प्लास्टिड मिलते हैं। किसको छोड़कर? कवक को छोड़ दिया जाए, जीवाणु को छोड़ दिया जाए, नील हरित शैवाल, नॉर्मल बात करें तो हम काई बोल सकते हैं, तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इन सभी पादपों में लवक मिलते हैं। ये द्विकलीय मतलब दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, दोहरी झिल्ली से बने होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दोहरी झिल्ली वाले ही कोशिकांगों की बात कर रहे हैं। तो ये द्विकलीय अथवा दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये टाइप्स कौन से हैं फ्रेंड्स? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जिनको इंग्लिश में, क्योंकि ये कभी कभी इंग्लिश के नाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी दी ही नहीं होती है, तो हमें दोनों नाम पर ही फोकस करना है। इन पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हरित लवक पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरित लवक, हरित लवक क्या है? अर्थात क्लोरोप्लास्ट। इसकी खोज
सिंपल ने की थी। किसने की थी? सिंपल। जितने भी ये बायोलॉजी के अंदर खोज करता है उनके नाम आपको बिल्कुल भी मिसिंग नहीं करने हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल भी मिसिंग नहीं करना है। जहां भी आपको नाम मिल रहा है कि किसकी खोज किसने की, उसको तो आपको हाईलाइटेड करना ही है। तो सिंपल ने की इसकी खोज। यह दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं जो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये जो आपकी दोहरी झिल्ली है, इसकी लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। अतः हम नॉर्मल बोल रहे हैं कि प्रोटीन युक्त पदार्थों की बनी होती है। डीएनए व आरएनए की उपस्थिति के कारण डीएनए व आरएनए की उपस्थिति के कारण इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। और हमने जो पिछली क्लास नहीं, अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया पर बात की थी, उसको भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, डीएनए आरएनए के कारण। और इसको भी हम अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। इसमें बाहरी झिल्ली सपाट एवं भीतरी झिल्ली गोल होती है। बाहरी झिल्ली एकदम प्लेन होती है। वहां बात की थी कि बाहरी झिल्ली सपाट प्लेन होती है, लेकिन अंदर की झिल्ली उंगलियों द्वारा यानी क्रिस्टी आकार की होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। लेकिन यहाँ क्या है फ्रेंड्स? बाहरी झिल्ली सपाट होती है, प्लेन होती है, और अंदर की झिल्ली सपाट यानी इस तरीके से, अंदर की झिल्ली गोल होती है। अब इस गोल झिल्ली को कहते क्या है फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं थाइलेकोन। ये नाम है इसका कि अंदर वाली झिल्ली का नाम क्या है, अंदर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है, भीतरी मेम्ब्रेन का नाम, तो इसको बोलते हैं थाइलेकोन। आपको अगर कभी पूछ लिया जाए तो इसको आप नोट कर लीजिए। थाइलेकोन की भीतरी सतह पर क्वांटोसोम पाए जाते हैं। क्वांटोसोम एक तरीके के अणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल अणु होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे अगर नॉर्मल ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप तुरंत ही बोल देते हैं कि हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं या हरे पौधों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आपसे जब डीपली क्वेश्चन कर लिया जाए कि क्लोरोफिल किसके अंदर पाए जाते हैं और उसमें ये हरित लवक आपका ऑप्शन में ही नहीं हो, तब आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो हमको एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ी हुई है, सभी क्लियर करनी है। बिल्कुल क्लोरोफिल अणु होते हैं। इसमें पादप कोशिका इसे पादप कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। किसको रसोईघर कहा जाता है? क्लोरोफिल को या पर्णहरिम को। देखो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपका क्लोरोफिल दिया है तो क्लोरोफिल को ही पादप कोशिकाओं का रसोईघर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, वो सभी अपना भोजन इसी के कारण बनाते हैं। जिस भोजन बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और आगे की क्लास में इन सब पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही जितने भी हरे पादप हैं वो अपना भोजन तैयार कर पाते हैं, और स्वपोषी हम इसी के कारण ही उनको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स वर्डी लवक। वर्डी लवक ये पौधों के रंगीन भागों मतलब फूल की भित्ति व फूल, ये गलत है, सॉरी, यहाँ पे फल होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं है आपका, फल की भित्ति है। ठीक है, ये फल की भित्ति व फूल में पाए जाते हैं। ये प्रायः पीले लाल तथा नारंगी रंग के लवक होते हैं। ठीक है, ये कैसे रंग के होते हैं? मोस्टली पीले रंग के, लाल रंग के तथा नारंगी रंग के होते हैं। अच्छा, फल की भित्ति से मतलब है कि आप जो भी फ्रूट्स खाते हैं उसके ऊपर एक कलर्ड पार्ट होता है। जैसे आप चाहे बनाना ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, या एनीथिंग एल्स कुछ भी ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए,
तो वहां सबके अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर के उसके ऊपरी आवरण होता है। उसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं फल की भित्ति। फूल तो आप जानते ही हैं, फूल की पंखुड़ियां अलग अलग कलर की होती हैं। तो ये सभी कलर किसके कारण होते हैं फ्रेंड्स? वर्डी लवक के कारण होते हैं। अच्छा, वर्डी लवक मोस्टली पीले, लाल तथा नारंगी रंग के लवक होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अवर्डी लवक। ये क्या है? ये जड़ों एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। जो पार्ट हमको शो अप नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, मिट्टी के अंदर रहता है बिना कलर का, मतलब विदाउट कलर, उसको उसके अंदर ही आपका ये वाला अवर्डी लवक पाया जाता है। जैसे कि जड़ों के अंदर, और जो तना जो स्टेम होता है जो अंदर ही दबा रहता है सॉइल के अंदर, उस पार्ट में ये पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसकी खोज एल्बर्ट क्लॉड, कीथ पोर्टर एवं फुल्लम ने की। ये तीनों वैज्ञानिक के नाम है। किसने की फ्रेंड्स? एल्बर्ट क्लॉड ने की, कीथ पोर्टर ने की और फुल्लम ने की। यह कोशिका द्रव्य में फैला नलिकाओं एवं थैली नुमाओं कणिकाओं, यहाँ पे है कणिकाओं, एवं थैली नुमा संरचना का एक जटिल जाल है जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। जो केंद्रक कला का मतलब है जो हमने बताया था, केंद्रक के ऊपर जो आवरण होता है इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो उस केंद्रक कला से लेकर के कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक फैली रहती हैं। पोर्टर ने इसे यह नाम दिया। किसने नाम दिया? अंतःप्रद्रव्य जाल का नाम किसने दिया फ्रेंड्स? तो ये नाम दिया आपका पोर्टर विज्ञान शास्त्री ने। तो ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका पर स्तनियों की आरबीसी में अनुपस्थित होती है, मतलब एब्सेंस होती है। यह दो प्रकार की होती है, खुरदरी या कणिकामयी और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दो तरीके की होती है। यहाँ बात की प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इस पर भी हम क्लास को देंगे आपको, और सारा जितना भी डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, टू टाइप्स की सेल के अंदर, वो सभी कुछ हम इसमें क्लियर करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिकाएं होती है जिनमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो एकदम सुदृढ़ नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और आरबीसी में स्तनियां जो मेमल्स होती है, स्तनियों की आरबीसी में ही अनुपस्थित होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की हम बात कर रहे हैं, और ये कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? टू टाइप्स की होती है, खुरदरी या कणिकामयी, चिकनी या अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं। अब हम 1 by 1 दोनों पर डिस्कस कर लेते हैं। खुरदरी या कणिकामयी, खुरदरी जालिकाएं राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी दिखाई देती हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि ये खुरदरी क्यों होती हैं फ्रेंड्स? अंतःप्रद्रव्य जालिका जो खुरदरी होती हैं, ठीक है, 2 लेयर्स होती है, एक खुरदरी एक चिकनी। तो जो खुरदरी वाली होती है वो क्यों खुरदरी होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम जो कि प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, ये इस पर यानी स्थित होते हैं, इसकी वजह से ये खुरदरी दिखाई देती हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिकाओं अर्थात यकृत कोशिका, अग्न्याशय कोशिका आदि में ज्यादा पाई जाती हैं। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, खुरदरी कणिकामयी जालिका के बारे में। ये किसमें अधिक पाई जाती है फ्रेंड्स? तो ये यकृत कोशिकाएं, अग्न्याशयी कोशिकाएं आदि में अधिक पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं किस तरीके की होती है? प्रोटीन संश्लेषण वाली कोशिकाएं होती हैं। प्रोटीन संश्लेषण से मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्रोटीन्स बनता है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरीके वाली ये कोशिकाएं होती हैं, इनमें ये वाली परत अधिक पाई जाती है, यानी मेम्ब्रेन अधिक पाई जाती है, खुरदरी या कणिकामयी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चिकनी जालिका।
चिकनी जालिका। अभी हमने बात की एक खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है, तो अब हम बात करें चिकनी जालिका। ये वसा व ग्लाइकोजन, वसा या ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं अर्थात वृक्क पेशी आदि में ज्यादा पाई जाती है। वो फ्रेंड्स हमने किस में देखी, यकृत में अधिक पाई जाती है, अग्न्याशय में अधिक पाई जाती है, और ये किस में ज्यादा पाई जाती है, वृक्क पेशी इन सभी में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं गोल्जी कौर। गोल्जी कौर, गोल्जी कौर या बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी। उच्च पादपों जंतुओं में अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी महीन कड़हीन का मतलब विदाउट पार्टिकल्स वाली चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे गोल्जिका या लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लिपोकॉन्ड्रिया, ये आपका अच्छा पॉइंट है, लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, गोल्जिका तो कहा ही जाता है, इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ये जो अदर नेम जो आ जाते हैं फ्रेंड्स, उनको आप हाईलाइटेड कर लिया करो या नोट कर लिया करो, ताकि आपको ये याद हो जाए। कभी कभी आपको अदर नेम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाता है। तो गोल्जिका को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की। कैमिलो गोल्जी ये आपकी इसके खोज करता है। अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जिका में पैक किए जाते हैं। जो हमने अभी अंतःप्रद्रवी जालिका की स्टडी की, तो उसमें जो कुछ भी पदार्थ बनते हैं, ठीक है, वो सभी पदार्थ इसमें ही पैक किए जाते हैं। किसमें, गोल्जिका के अंदर पैक कर दिए जाते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है किसी चीज का कहीं निर्माण होना, पैक किए जाते हैं। गोल्जिका को कोशिका ट्रैफिक बहुत ही अच्छा है, इसको आप नोट कर लेना। गोल्जिका को कोशिका ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट, गोल्जिका से हार्मोन्स, बॉन्स, रेजिन आदि का श्रावण होता है। श्रावण मतलब निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं फ्रेंड्स, हार्मोन्स, बॉन्स, रेजिन। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हमने जितने भी ये दोहरी झिल्ली से रिलेटेड आपके कोशिकांग थे, ऑर्गेनल्स थे, उन पे अच्छे से डिस्कस किया है। और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे की है। और आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे जो सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन पर। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए और आप क्लास को शुरू से लास्ट तक देखा करें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और जिन्हें भी हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर